आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। अपराध के राजनीतिकरण को योगी की चुनौती। जी हां, योगी सरकार के निशाने पर यूपी के भूमाफिया। योगी सरकार की कार्रवाई से लगातार भूमाफिया की आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है। अब जल्द ही औरैया से एमएलसी कमलेश पाठक पर कड़ी कार्रवाई होगी। एमएलसी कमलेश पाठक की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। यही नहीं, एमएलसी कमलेश पाठक समेत 27 अपराधी इस समय सरकार के निशाने पर हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो योगी राज में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई भूमाफिया हैं जिनके बुरे दिन अब लगातार जारी हैं। तो एमएलसी कमलेश पाठक की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, ये बड़ी खबर है। हम आपको लगातार बता दें, एमएलसी कमलेश पाठक समेत 27 ऐसे अपराधी हैं जिनकी सूची इस समय तैयार की गई है। कानपुर रेंज में 27 अपराधियों की संपत्ति है। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एमएलसी कमलेश पाठक जिनके ऊपर बड़ी कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। तमाम साक्ष्यों को जुटाकर जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं, अवैध तरीके से बनाई गई हैं, इन भूमाफियाओं की बात करें या फिर एमएलसी की बात करें या किसी नेता की बात करें, ऐसे 27 लोग हैं जो कानपुर रेंज में ही जिन्हें चिन्हित किया गया है। तो करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई अतीक अहमद की। ये भी हम आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले ये बड़े पैमाने की कार्रवाई की गई थी यूपी में। उसके बाद में अवैध मकान ध्वस्त किया गया था मुख्तार अंसारी के बेटे का भी, और मुख्तार अंसारी की भी ऐसी बहुत सारी अवैध संपत्तियां हैं जिसको अब जब्त करने की तैयारी की जा रही है। 2 बिल्डिंगों को ध्वस्त कर चुकी है अभी तक प्रशासन की तरफ से। कार्रवाई में 2 बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा चुका है। तो एक्शन की तैयारी यहां लगातार जारी है। जितने भी भूमाफिया हैं या ऐसे एमएलसी हैं, अफजल अंसारी की बात कर लें तो इनके खिलाफ भी बड़े पैमाने की कार्रवाई होगी। तो ऐसे वो बड़े नाम हैं जो कभी भी किसी सरकारों में नहीं सामने आए। सामने सभी के थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण उनको लगातार प्राप्त था। सरकारें उनका साथ देती हुई नजर आती थी। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का हाथ इन भूमाफियाओं के ऊपर रहा है। इसीलिए अब ये बड़ी कार्रवाई योगी सरकार में की जा रही है कि तमाम ये जो माफिया रहे हैं, कुछ एक जेल में भी बंद हैं, जिनके खिलाफ में बड़े पैमाने की कार्रवाई की जाएगी। तो योगी सरकार के निशाने पर यूपी के भूमाफिया की आर्थिक कमर तोड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार के निशाने पर अपराधी नेता, जी हां, जो नेता अपराधी हैं, जिनके खिलाफ में आपराधिक मुकदमे हैं या फिर वो जमीन किसी भी घोटाले में संलिप्त हैं, अवैध तरीके से संपत्ति खरीदी गई है या फिर अवैध तरीके से निर्माण की गई है, तो इसको लेकर ये तमाम वो दिग्गज लोग हैं जिनके गिरबान तक अभी तक कोई भी सरकार उनका गिरबान नहीं पकड़ पाई, ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाई, क्योंकि सीधे तौर पर संरक्षण इन सभी को प्राप्त था। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कोई नेता हो, एमएलसी हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, फिलहाल हमारे साथ में अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, इस समय मौजूद हैं। उनका हम सीधे रुख करेंगे धीरे धीरे करके बीजेपी से और तमाम अन्य दलों से खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे। अजय जी, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने खबर देखी, मुख्तार अंसारी के बेटे के 2 बिल्डिंगें जो अवैध तरीके से निर्माण की गई थी उन्हें ध्वस्त किया गया, ऐसे ही तमाम वो भूमाफिया हैं, तमाम वो माफिया हैं जो जेल में बंद है। अतीक अहमद की बात करें तो उनकी भी संपत्तियों को जब्त किया गया, और अब कमलेश पाठक की खबर आ रही है, और ऐसे ही 27 लोग जिनकी सूची तैयार की गई है। तो नियंत्रण की बात कह रहे हैं सरकार की तरफ से। देखिए, मैं सृष्टि एक चीज बताऊं आपको, बड़ा अच्छा सरकार अगर ये कर रही है और ईमानदारी से नीयत ठीक करके नीति और नीयत ठीक है। हाँ। होता क्या है, पूरे प्रदेश में एक सूची अगर कहे तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को भिजवा सकता हूँ। प्रदेश के हर जिले में बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं के ऐसे मामले इन्वॉल्व हैं जी, कि उनको तो छेड़ा नहीं जाता है, और दूसरी पार्टियों के लोगों को चिन्हित कर चुन कर उनका चाहे असली मामला है, नकली मामला है, उसको इस तरह की कार्यवाही के लिए चिन्हित कराया जाता है जी। कोई ऐतराज नहीं है, सरकार अगर कोई इलीगल है, कोई माफिया है, कोई भूमाफिया है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करे। इससे तो प्रदेश की जनता बहुत खुश होगी। लेकिन दुखद विषय यह है कि सरकार ना तो इस चीज पर ध्यान दे रही। सरकार अगर अपोजिशन के लोग करते हैं, कोई चीज उठाते हैं, किसी हत्या पे, मर्डर पर कहीं जाते हैं, किसी चीज पर इस तरह से करने जाते हैं, तो अपोजिशन के लोगों को पुलिस के द्वारा रास्ते में बंद करा लेते हैं,
अब ये मेरठ में शामली में जो है ब्राह्मण हत्या हुई थी, वहाँ हमारे कांग्रेस के कुछ नेता जा रहे थे उनके स्वामी जी के साथ, तो वहाँ रास्ते में उन्हें मुरादनगर से आगे नहीं जाने दिए। और इधर अजय लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे थे रायबरेली उस मर्डर के बाद, तो उनको अरेस्ट कर लिया। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी जो रोटी रोजी का मामला है, और ऐसे ही गुंडई का अगर मामला आता है तो गुंडई के मामले में सरकार की नीति और नियत सबके लिए समानता के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर समाजवादी पार्टी का हूँ या मैं कांग्रेस का हूँ या मैं बसपा का हूँ या मैं आदर्श हूँ या मैं निर्दलीय हूँ, मेरे लिए तो अलग है, और बीजेपी के नेता अगर कोई है तो उनके लिए अलग पॉलिसी है। तो हम ये कहना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रदेश के वोटर हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। ये अलग बात है कि हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी है, हमारी पार्टी कांग्रेस है, नहीं होती। अब कभी ये अपोजिशन में होते हैं, कभी हम अपोजिशन में होते हैं, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन खूबसूरती को, बाकी खूबसूरती को नष्ट नहीं करिए आप। बाकी खूबसूरती भी खूबसूरती में रहनी चाहिए। अगर आप इस लोकतंत्र में बाकी खूबसूरती को नष्ट कर देंगे तो आप नेता तो हैं, आपके नाम प्लेट तो लगेगी, लेकिन फिर हिंदुस्तान में जैसे इटली का जनरल मुसोलिन था तानाशाह शासक, जैसे ये इसके जर्मन में ये क्या बोलते हैं उसे, हिटलर महान थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे, इस तरह से जो बहुत सारे लोग थे, राजकुमार आर्कड्यूस थे, हिस्ट्री में बहुत सारे तानाशाह हुए हैं, जैसे किम जोन हैं, इनके यहाँ तो डिक्टेटरशिप है। हम ये चाहते हैं, आप प्रदेश के बाबा हैं, लेकिन आजकल ब्राह्मण बहुत दुखी हैं, उनको अगर देखा जाए तो उन पे भी टारगेट करा जा रहा है। मैं कास्टिज्म की बात यहाँ नहीं कर रहा आपके चैनल पे कि मैं कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहा हूँ या कास्टिज्म को कर रहा हूँ। जो परिस्थिति दिख रही है, और ख़ास करके मैं आजकल उन बच्चियों को, उन महिलाओं के, उन छोटी बच्चियों को कि रेप हो जाता है अब, और उसके बाद उनकी सुरक्षा की गारंटी के स्थान पर दिन प्रतिदिन रेप का रेशो, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ चैन पुलिंग, महिलाओं के साथ लूट, महिलाओं के साथ हत्या बढ़ती चली जा रही है। तो क्या यही जीरो, आपने कहा था कि पॉलिसी है हमारी, गुंडागर्दी जीरो हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? तो जब ये सारी चीज़ें दिखने में आ रही हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारे आंकड़े बता रहे हैं, और अगर आपके पास ना हो तो मैं एक एक करके लिस्ट बना के आपको भेज दूंगा। अगर उसमें से कोई गलत निकले तो मुझे अभी अरेस्ट करा के जेल भिजवा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर। देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके तमाम सवालों का जवाब, हालांकि वो देर से जुड़े हैं, लेकिन वो तमाम सवाल जो है मैं उनसे जरूर पूछूंगी। और उससे पहले मनोज यादव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। मनोज जी, कमलेश पाठक का अब नाम आ रहा है कि कमलेश पाठक के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई होगी। तमाम जितनी भी अवैध जमीनें या अवैध संपत्ति उन्होंने अभी तक काबिज की है, 27 लोगों का नाम चिन्हित किया गया है। इससे पहले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जो ऑलरेडी जेल में है। क्या कहेंगे आप सर, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, बीजेपी के लोग कमलेश पाठक जी पे करें, राकेश पाठक पे करें, सुरेश पाठक पे करें, जितने भी पाठक पे करना है वो कार्रवाई कर सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं, ना हम उसका विरोध करते हैं। हाँ। लेकिन क्या बीजेपी की योगी सरकार जो है आज की उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, वो निष्पक्ष सरकार है क्या? भ्रष्टाचार से लड़ने की उनकी मंशा क्या स्पष्ट है क्या? सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पे, ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से सरकार का एक ध्यान भटकाऊ प्रोग्राम है, जो कि उत्तर प्रदेश में फेल्योर है। अपराध बढ़ चुका है, बच्चियों के साथ रेप है, जिसे कहते हैं तेजाब से नहलाया जाने वाली स्थिति के केस आ गए सामने। तो कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल स्पष्टीकरण आ जाता है कि ये सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करे, इनकी मंशा लड़ने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सृष्टि जी, याद होगा कि योगी जी ने कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, उन सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, उसका भी टाइम बॉन्ड कर दिया था। हाँ। क्या आज बीजेपी के लोग ये बात पुष्टि करेंगे इस चैनल पे कि कितने ब्यूरोक्रेट्स की संपत्ति सरकार के जानकारी में आ गई है और कितनों की नहीं आई? उसका ब्यौरा स्पष्ट कर दे, उससे पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार से सरकार की लड़ने की कितनी मंशा है। बाकी ये जो कमलेश पाठक जी की लेके बात की है, ये जांच का विषय, आप जांच करिए उनकी कौन सी संपत्ति उनकी है, कौन सी संपत्ति है इनकी नहीं है।
क्योंकि इनकी तमाम सारी जांचों पे, इनकी कारगुजारियों पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े डंडे चले हैं जी। डॉक्टर कपिल को लेके किस तरह की बात कही गई है, क्या उससे स्पष्ट नहीं हो गया कि यह सरकार किस तरीके से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को, एक धर्म के लोगों को, एक वर्ग के लोगों को टारगेट करते हैं, वो सिर्फ ध्यान करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में नाकाम हो चुकी है पूर्ण रूप से सच्ची ये सरकार। ठीक है, देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र जी, विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि आप कार्रवाई करिए, बेहतर बात है, जांच करिए, अगर कुछ निकलता है तो आप जरूर कार्रवाई करिए, लेकिन ये बीजेपी अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्यों ऐसे तमाम जो लोग हैं जिनकी अवैध संपत्ति, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बाहर के ही नेताओं में, विपक्षी दलों के नेताओं ने ही संपत्ति काबिज कर रखी हो, ऐसे बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे सांसद होंगे, बहुत सारे विधायक होंगे जिनके ऊपर ऐसे मामले दर्ज हैं या फिर जिनके पर ऐसे आरोप लगे हैं, तो उनके खिलाफ में बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सृष्टि जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपका जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे, शायद अजय वर्मा जी हैं। हाँ, वही हैं। हाँ, वो उनकी आवाज से मैंने उनको पहचाना है जी। उन्होंने कई दृष्टांत हमको दिए हैं विदेशी नामों के, कि इस तरीके से वो जो तानाशाह शासक रहे अपने समय और जिस तरीके से उन्होंने वो चीज अपनाई है, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंगित कर रहे थे। तो अजय जी उसमें एक नाम लेना भूल गए, शायद मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। वो इमरजेंसी की घटना याद करें, वो इंदिरा जी थी, इसी देश में प्रधानमंत्री थी और आप ही की पार्टी की मुखिया थी, तो याद के तौर पर उनका भी नाम लिया जा सकता। उनसे काफी पीछे है भी भारतीय जनता पार्टी, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं आया है इस तरीके का कि अभी उसको रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया हो। और जो सपा के प्रवक्ताओं ने, मनोज जी ने बात उठाई है, वो थोड़ा सा बस इंतजार करते हैं। नहीं, देवेंद्र जी आप इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं फिर तो कि ये चीजें सही है। फिर अब जैसे अजय जी ने तमाम ऐसे लोगों का नाम लिया जिन्हें एक तरीके से ऐसे शासक के रूप में देखा गया, समझा गया, पढ़ा गया, जो अपनी चलाता है, हिटलरशाही करता है, जो मनमर्जी आता है वो करता है, तो आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, मतलब आप ये मानते हैं कि जिस नक्शे कदम पर ये चल रहे थे उसी नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं? नहीं, मैंने वो नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनको उनकी याद दिला, इतने उन्होंने बाहर इतने दृष्टांत दिए हैं, वो सिर्फ इंदिरा जी का नाम दे देते। सर अभी ये लड़ाई नहीं है, अभी ये लड़ाई नहीं है, अभी बात ये है, विपक्ष का कंसर्न ये, विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, अगर बीजेपी ऐसी कार्रवाई करती है तो स्वागत है, अगर कोई भी आपराधिक इतिहास है किसी का या अवैध संपत्ति किसी की है तो कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल आप करिए, लेकिन बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर से पहले क्लीनिंग क्यों नहीं करती है? सवाल ये उठा रहे कि आप पहले इसका जवाब दीजिए कि आपके अंदर खाने जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं, आप उनके नाम उस सूची में क्यों नहीं शामिल करते हैं? तब ये निष्पक्षता देखी जाती, कार्रवाई से किसी को ऐतराज नहीं है। सर मैं इसी बात पर आना चाह रहा हूं सर। हाँ, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, अगर किसी कांग्रेस के प्रवक्ता पर, अगर किसी कांग्रेस के लीडर पर या अगर सपा बसपा के लीडर्स के पास कोई ऐसा काला चिट्ठा है तो उसे लिखित में, उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, सरकार के पास आ सकते हैं, अन्यथा सरकार वो काम कर रही है कि स्टेप बाय स्टेप जो जितना बड़ा है उसी के साथ उसी तरीके की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ब्यूरोक्रेट की बात जो बार बार करा रहे नौकर साहब की, मैं याद दिला देना चाहता हूं कि वो संपत्ति की जांच बिल्कुल चली हुई आज भी और आपके सामने आ जाएगी, उसमें सीमा तय की बात नहीं थी, हमने जांच की बात की और जांच की जा रही है। हमने जितने अधिकारी जो जांच के काबिल थे, जिन पे भ्रष्टाचार साबित हुआ, जिन लोगों के लिए खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वो अमीर सरकार ने बर्खास्त भी किए हैं और उनकी आगे जो इस तरीके के अधिकारी हैं जो नौकरशाह हैं, उनकी जांच आज भी निस्तर चल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रदेश गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, अपना काम कर रही है नौकरशाह के खिलाफ भी। कहीं चटने की जरूरत नहीं है, ना हम जाति पे कार्रवाई कर रहे, ना हम धर्म पर कार्रवाई कर रहे, हम जितना बड़ा क्रिमिनल है, देखिए देवेंद्र जी, ये मनोज जी हमारे साथ जुड़े, मनोज जी ने सीधे कहा था कि आप जितने पाठकों पर कार्रवाई करनी है आप कर लीजिए।
आप कर लीजिए। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर हमेशा से अब विकास दुबे के मामले के बाद में ये बात लगातार उठ रही है कि ब्राह्मण जो हैं वो आपके राज में परेशान है। और मनोज जी ने जैसे फोकस किया कि आप कमलेश पाठक हो या फलाने पाठक हो या कोई और पाठक हो, आप कार्रवाई करिए। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुई तो बसपा की तरफ से कहा गया कि मुसलमान है इसलिए कार्रवाई की जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण है इसलिए कार्रवाई की जा रही है। तो जाति की बात तो आ ही रही है सर, आपके ऊपर सीधा आरोप लग रहा है कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों? सृष्टि जी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले ब्राह्मण की बात आई है, हाँ। तो शायद हमारी पार्टियों के नेता भूल चुके हैं कि ब्राह्मण इस देश का वो सर्वोपरि धर्म है, वो सर्वोपरि समाज है जो बुद्धिजीवी एक्ट के सामने पर नंबर 1 की अपनी बात रखता है, अपनी समझदारी रखता है। उसे किसी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण अपना अधिकार लेना जानता है, ब्राह्मण अपना अच्छा बुरा जानता है, ब्राह्मण अपनी आवाज उठाना जानता है, ब्राह्मण अपने साथ इस देश के 85% कमजोर, अति पिछड़े, गरीब की भी आवाज उठाना जानता है। उनको पता है कि उनके साथ न्याय क्या हुआ। विकास दुबे को बेकती हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। विकास दुबे ने जितना क्राइम किया, विकास दुबे ने जो हत्याएं की, क्या वो पुलिस से सीओ से लेकर दे, वो ब्राह्मण शिरोमणि वो लोग थे जिनका दोषी विकास। ठीक है सर, अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। अजय जी बोलिए। जो मुस्लिम की बात करते हैं उन मुस्लिमों देवेंद्र जी, अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। आप चिट्ठे की बात कर रहे थे, आप चिट्ठे की बात कर रहे थे कि किसी के पास भी ऐसी कोई बात हो। अजय जी जवाब भाई, मैंने सुन लिया आपका, अच्छा बोलते हैं तेज आवाज में। विकास दुबे का नाम हिस्ट्री सीट में थाने के ऊपर आपकी सरकार में नहीं लिखा हुआ था। पहला नंबर नोट कर लीजिए, इसकी जांच करा लीजिए। वरना वो 8 जो पुलिस के हमारे जवान और अफसर शहीद हो गए, जिनकी जिम्मेदारी आप और आपकी सरकार की है, और आप ब्रह्मांड पे और भूतल पे डाल देते हैं, वो नहीं होती। दूसरा सुन लीजिए, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष वर्तमान में जो भी हो, उनका नाम हिस्ट्री सीटर लिस्ट में है, लेकिन थाना मोदी नगर में वो नाम आज भी नहीं आता। चेक करा लीजिए, फिर मुझे बता देना फोन कर या सृष्टि जी को बता देने। छोटे उदाहरण तो 2 हैं। हर जिले में देखिए हालात यह है, जो ध्यान भटकाओ आपका कार्यक्रम है। कोविड में आप बिल्कुल फेलियर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? हालात, मौतें देख लीजिए, वो देख लीजिए। अब आप सुन लीजिए, राहुल जी ने ट्वीट किया है, हम लोग क्या, पूरा विपक्ष ट्वीट कर रहा है, पूरा देश देख रहा है कि हिस्टोरिकल जीडीपी रिडक्शन। सब पेपर तो 23.9% कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 40% से ज्यादा है। हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन 45 ईयर्स, हाईएस्ट बेरोजगारी आपके कुशल नेतृत्व में, आपके समानता के अधिकार में। 12 करोड़ जॉब लॉस तो आंकड़े कह रहे हैं, वैसे 25 करोड़ लॉस हो चुके हैं लोग में। भाई इन चीजों पर आप विचार करिए, बात करिए। 27 तो कर लीजिए मैडम, मैं बोलूंगा जरा। सेंटर नॉट पेइंग स्टेट देयर जीएसटी ड्यूज। हिंदुस्तान के हर स्टेट में जो छोटा व्यापारी है, 4 बड़े व्यापारियों को छोड़कर जर्मन की तरह, उनका तो पूंजी बढ़कर वो 10 में से 5वें नंबर पर आ गए। हमारे जैसे, आप जैसे प्रमुख साहब, आप भी व्यापार करते हैं, रोटी खाते होंगे, मनोज जी भी करते हैं, सृष्टि जी नौकरी करती हैं। ऐसे छोटे व्यापारी, छोटे नेताओं को जो जीएसटी है वो सेंट्रल वापस नहीं कर रहा है। तो एक तो हाईएस्ट रेट ऑफ द जीएसटी आपने हिंदुस्तान में लागू कर रखा है। दूसरा और 5वां सुन लीजिए, ग्लोबली हाईएस्ट कोविड-19 डेली केसेस एंड डेथ्स। यानी संसार में हम इस वक्त नंबर 1 पे पहुंच रहे हैं। और चूंकि मोदी साहब है तो मुमकिन है ब्राजील पटक देंगे सेकंड में, और फिर अमेरिका पटक देंगे। एंड लास्ट फाइनली, एक्सटर्नल एग्रेशन एट आवर बॉर्डर्स। चाइना झूठ बोलता है, आप कहते हैं, और चाइना अंदर घुसता रहता है। और फिर आपका पीएमओ और सेना सच कहती है कि हाँ साहब, चाइना अंदर घुस आया था। तो कितना दुखद विषय है कि आप केवल ध्यान भटकाते हैं लोगों का, जनता भूखों मर रही है। देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि 81 करोड़ लोगों को अपने मुंह से हम 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया है। इसका मतलब भूखमरी हिंदुस्तान में फैल चुकी है। अब भूखमरी के जो रिजल्ट आएंगे आने वाले साल में, 2 साल में, 3 साल में, वो जीडीपी के आ रहे हैं, ऐसे और चीजों के आ जाएंगे। तो मेरे भाई, आप अपराध का खात्मा करिए। जब आप अपराध के खात्मा करके 0 टॉलरेंस लेके निकले थे उत्तर प्रदेश में, तो आप एडीआर के, आप अपराध ब्यूरो के रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए। आज उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। आप भी पढ़ो मेयर प्रमुख साहब, रेप, मर्डर, बलात्कार, हत्या, सुसाइड नोट, ये रोज डेली का डेली उत्तर प्रदेश के सारे अखबार और चैनलों पे आता है। ये कैसा अपराध मुक्त प्रदेश है? दूसरा, जब लोगों पे पैसा नहीं होगा, 0 हो जाएगा व्यापार,
तो ताला खोल के सोएंगे, चोरी नहीं होंगी तो अपराध मुक्त हो जाएगा। यह आपकी रणनीति है। आप लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश की 96% जनता को बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, उनकी रोजी रोटी खत्म कर दो, 4% में 4 लोगों को बढ़ा दो, बाकी देश में हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है, बिल्कुल सर, आपके सवालों का जवाब देवेंद्र जी देंगे। रमेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, मैं आऊंगी आपके पास में। देवेंद्र जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं चलती हूँ। सृष्टि जी देखिए, मैंने पहले अजय जी का जिक्र किया, वो हमेशा मुझे इंगित करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे हास्यास्पद भी लगता है कि इतने समझदार होने के बाद आज वो जीडीपी मांग रहे हैं हमसे। मैंने एक बार जब ये कोविड-19 की बात आई थी, तो कोविड-19 में जब डिबेट लास्ट हो रहा था, अप्रैल के समथिंग किसी मंथ में था, किसी चैनल पे, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ये जिक्र दिया राजीव गांधी के नाम से जब बात आई तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट आके कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था पर बात की जाए, जबकि दुनिया की सारे देश, सारी शक्तियां सोच रही थी किसी तरीके से लोगों की जान बचाई जाए। मैं वही कह रहा हूं कि आप जो है वैश्विक महामारी जो घोषित हो चुका है कोविड, इसको कोविड-19 को दुनिया ने माना है कि ये सबसे घातक बीमारी है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप जिस अपराध की बात कर रहे हैं, आपकी राजस्थान में सरकार है, वहां चले जाइए, दिल्ली आपका प्रदेश है, वहां चले जाइए, अगर इनसे सबसे टॉप स्तर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का क्राइम में स्ट्रांग ना हो, तो मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से आप आंकड़े लेकर आ रहे हैं, आंकलन लेकर आ रहे हैं, आज समय दीजिए, मैं भी आंकड़ा एक एक आपको प्रस्तुत कर सकता हूं। ये प्राइवेट एजेंसियों के आंकलन कर आप चैनल पर बैठकर सोच रहे हैं कि डिबेट जीत जाएंगे, तो ठीक है, चलिए देवेंद्र जी मैं आऊंगी इसकी बात में। मनोज जी आपके पास भी आएंगे। रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आखिरकार क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस पूरे मामले का? जिस तरीके से बीजेपी बार बार कह रही है कि हम ऐसे माफियाओं पर, जो माफिया बन के राज करते रहे नेता के चोले में, उनकी जितने भी अवैध कब्जे उन्होंने किए और राजनीतिक संरक्षण अभी तक उनको प्राप्त था, पिछली सरकारों में यही दावा किया गया कि उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण था, इसीलिए किसी ने भी कभी कोई कार्रवाई की ही नहीं, और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि आप सिर्फ दूसरे दलों के नेताओं पर ही टारगेट क्यों करते हैं, पाठक या फिर अंसारी, आप इन पर ही कार्रवाई क्यों करते हैं? सर नहीं, यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये टाइमिंग पे थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा। देवेंद्र जी मैं आऊंगी इसके बाद। इस पे टाइमिंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये चीजें तब क्यों होती है जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, तब आप जाति भी दिखाई देने लगती है, तब आप जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको धर्मों में बांट देते हैं, जबकि नहीं बांटना चाहिए। अब बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी एक नहीं है, जब बीजेपी से पहले यूपी की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने क्या कहा था, अगर सारे उनके बयान उठा के देखो, चाहे नेताजी के हो गए, चाहे अखिलेश यादव के हो गए, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे हुकूमत में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे वो किसी धर्म का हो। मैं डिबेट में आने से पहले मैं कुछ ला रहा था, मेरे पास हैं वो चीज़ें, उनके भी बयान हैं। इससे पहले जब सरकार थी बसपा की, तो मायावती ने क्या कहा था, उन्होंने भी इसी तरीके से बयान दिया था। लेकिन सृष्टि जी होता क्या है, ये बयान कब आते हैं, जब आपके पास 15 या 18 महीने जब रह जाते हैं, तब आप धर्मों में बांट देते हो, तब ये चीजें करते हो। मैं सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सारी पार्टी के लिए कह रहा हूं। ये चीजें जब आपकी सरकार 2017 में आई थी, आप शुरुआत में अगर ये चीजें करते तो मुझे लग रहा कि आज हमें डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो यथावत चीजें चलती रहती। कोई आया, अब जब अपराध देखो, अब देखे दुबे से लेके, विकास दुबे से लेके आज तक जितने भी लोग इनकाउंटर पे मारे गए, अगर एक एक बिंदुवार तरीके से सबकी अगर जांच करो, एनालिसिस आप लोग सही से करो, तो सारे अपराधी मिलेंगे। अब उस अपराधी को बचाने के लिए अगर मेरे बड़े दोनों मित्र, अच्छे मित्र, और तीसरे यादव जी बैठे हुए मनोज जी, अगर ये लोग उनकी वकालत करेंगे तो मुझे लग रहा है बड़ा एक दुख होता है हम लोगों को इस बात को लेके। आपको समर्थन करना चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत तरीके से किसी के ऊपर इनकाउंटर होता है। नहीं रमेश जी, देखिए सवाल विपक्ष अगर उठाता है तो बेहतर बात है कि आप सवाल उठाइए, जैसा कि अभी अजय जी ने सवाल उठाया कि बीजेपी को अपने अंदर भी एक बार ये क्लीनिंग करनी चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं, उन सारे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि पाठक और अंसारी पर आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, तो ये
इन ये धर्मों में बांटने की कोशिश हम क्यों करते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि ब्राह्मण है कोई तो वो अपराधी नहीं हो सकता, अंसारी है कोई तो वो अपराधी नहीं हो सकता? इससे पहले हमने डिबेट की तो उसमें बसपा की तरफ से कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये किस तरीके की सोच है कि आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं और दोनों धड़ बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण है इसलिए वो अपराधी नहीं हो सकता, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी बच्चा जानता है कि मुख्तार अंसारी का क्या इतिहास रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये बोलते हैं कि नहीं वो मासूम है और आप उनको फंसा रहे हैं। ये किस तरीके की राजनीति? नहीं, बिल्कुल सही बात, आपका बहुत वैलिड सवाल है जो आपने कहा। कमोबेश मैं भी यही कहना चाह रहा था। हम किसी चैनल पे और डिबेट भी कर रहे थे जिसमें अजय जी भी हमारे साथ में थे, तो इसी मुद्दे पे हम लोग बोल रहे थे, जब आप कोई एक बड़ा इसको कहते कि एक बहुत बड़ा सूरमा जो पॉलिटिक्स और सियासत की आड़ में पला बड़ा है, लेकिन उसके कुकर्म कैसे हैं? कुकर्म ऐसे हैं, वहां की आसपास की जनता से पूछ लो वो क्या करता है, ठीक है, यहां बैठे लोगों से पूछ लो, वहां बैठे लोगों से पूछ लो वो क्या करता है। ऐसे लोगों को जब आप संरक्षण देते हो, ऐसे लोगों को जब बचाते हो, तो हमें लगता है वो तो अपराधी है ही। आप भी अपराधी हो, आप भी अपराधी हो। यहाँ अंसारी की बात नहीं है या पंडित ठाकुर की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ आप उनका चरित्र देखो, वो क्या करता था, उसका बैकग्राउंड क्या था। अगर आप उनको इस तरीके से इनकाउंटर उनके साथ में हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो सब लोगों के लिए एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष मुझे लग रहा है पूरे एपिसोड में देखे कहीं ना कहीं चूक कर रहा है। वो चूक इसलिए कर रहा है, जैसे आपने कहा कि अंसारी पे ही क्यों एक कार्रवाई हो रही है, किसी दुबे पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है। इसमें अगर देखा जाए मुझे लग रहा है मेरे तीनों मित्र बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बढ़िया मित्र भी हमारे हैं, लेकिन मैं इनको अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा, आप जब किसी विशेष धर्म का नाम लेते हो, चाहे उसमें ऐसा नहीं मुस्लिम का नाम हो, उसमें पंडित भी आ जाता है, ठाकुर भी आ जाता है, तो उसमें बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। आप ऐसे लोगों को नाम क्यों नहीं सामने ला रहे हो? क्योंकि अगर उनका देखा जाए कुकर्म और उनके जो आपराधिक किस्म के जो मामले हैं वो दुबे से कम नहीं है, वो अंसारी से कम नहीं है, वो फलाने से कम नहीं है। आप ऐसे लोगों को क्यों बचा रहे हो? इसका मतलब आप भी उनसे डरते हो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सर, इन सारी बातों का जवाब हम लेंगे। चलिए चर्चा लगातार जारी है। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मेरा सीधा बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन पे ये सवाल बनता है जी कि आप विपक्ष को कुछ भी कह सकते हो, और हमारे राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी जो भी हैं उनके भी जो भी आरोप हैं, विपक्ष गलतियां कर रहे हैं, निश्चित तौर पे विपक्ष गलती। दिक्कत यही तो है ना आप लोगों के साथ में। मेरे काहे के आरोप? मैंने आपकी बात करी, कांग्रेस की बात करी, बीजेपी की बात करी, इसमें मेरे कहां से आरोप हो गए? मैं क्या, जब आप गलत बोलोगे तो क्या? आपके सुझाव है ना? हाँ, मेरे सुझाव थे, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने लाइन पे आ गए जी। अरे मेरी बात तो सुन हो ले, अभी आपको पता चल जाएगा कि आरोप है कि सुझाव। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। सरकार, बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश के अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार अधिकारियों पे एक नहीं हजारों बयान दे चुके हैं। कई सांसद के बयान आ चुके हैं। उन्होंने इस बात को कोट करते हुए कहा है कि मैं इतने बार का सांसद हूं, आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखी। वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग नहीं है, तमाम सारे और राजनीतिक विपक्ष पार्टियों के लोग नहीं है, वो बीजेपी के लोग। आप कार्रवाई किस पे कर रहे हो? कमलेश जी, मनोज जी आवाज मिल रही है? अधिकारी भ्रष्टाचारी, बोलिए। मैं कह रहा हूं अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर। अच्छा, ये निष्पक्ष कितने, ये भी जान लीजिए। सृष्टि जी मीडिया को लेके भी बोले दे रहा हूं, जो इनके पक्ष वाले हैं उनका हक अगर 10 रुपए का है तो वो दे रहे हैं उनको 100 रुपए, जो इनके हक वाले हैं। और जो पत्रकारिता कर रहा है, निष्पक्ष भाव से काम कर रहा है, उसका हक 10 रुपए का, उसको दे 1 रुपए भी नहीं रहे। तो ये कितने निष्पक्ष लोग हैं? कितने मीडिया चैनल्स बंद होने की कगार पे आ गए हैं। सरकार उनका जो उनका हक है वो हक नहीं दे पा रही है। ये हम पे आरोप लगाते हैं। हम किसी जातिवाद, धर्म की और इन सब अपराधी का हम सपोर्ट ही नहीं करते। मनोज जी, हम मीडिया की बात ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अपनी आपके जो राजनीतिक आपके द्वेष होते हैं, इसमें मैं बहुत सलीके से कह रही हूँ सर, इसमें मीडिया को ना घसीटा जाया करें तो बेहतर रहेगा। आप लोग दरअसल अपनी आपसी बातचीत में भूल जाते हैं और हमेशा आप मीडिया को घसीटते हैं।
तो मीडिया की क्या हालत है वो मीडिया वालों पर छोड़ दीजिए। जो चैनल बंद हो रहे हैं उनको बंद होने दीजिए। चल रहा ना चैनल पे तो बैठे हो। जिसकी जो हालत हो रही है उसको होने दीजिए, उसकी चिंता आप मत करिए, या कोई उसकी चिंता ना करे। मीडिया वाले वो देख लेंगे उनको कैसे चलना है, उनको कैसे चलना है। तो मीडिया को इन सब में मत घसीटिए सर। और रही बात आपने कहा कि आप अपराधियों का समर्थन नहीं करते हैं। आप लोग दो तरीके की बात करते हैं सर। मैंने पहले भी कहा और शुरू से कहा कि बीजेपी से सवाल करने का सबसे ज्यादा अधिकार विपक्ष को है, वो विपक्ष में है, और आपको सत्ता से सवाल करने का अधिकार बिल्कुल होता है। प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए, जो करना है करिए, लेकिन जब आप बैठकर एम्फसाइज करते हैं ना कि कमलेश पाठक या फलाने पाठक या ये पाठक या वो दुबे, तो समझ में नहीं आता है कि जो अपराधी है वो दुबे है, चौबे है, ठाकुर है, अंसारी है, इससे मतलब नहीं है। ये बात सभी राजनीतिक दलों को क्यों समझ में नहीं आती है सर? देखिए आप उस बात को कितना भी बेहतर तरीके से लेके चले जाए, जनता समझ चुकी है। इस बात को समझ जाइए सृष्टि जी। मैं आरोपित करता हूं इस सरकार को, क्या बीजेपी के विधायक सांसद अपनी ही सरकार के अधिकारियों पे जब आरोप लगाते हैं तो क्यों सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करती? ये बताएं, जनता को जवाब देना, हम जवाब चाहते हैं। ठीक है देवेंद्र जी जवाब दीजिए। देवेंद्र जी जवाब देंगे। ये थोड़ा कास्टिज्म से हटकर हम बात करें। मैंने शुरू से ही ये बात कही है कि पाठक, चौबे, अंसारी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये सवाल पूछिए, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल पूछिए आप। देवेंद्र जी अब आप बताइए, आपके विधायक, आपके सांसद ही सवाल खड़े करते हैं। वो समाजवादी पार्टी से नहीं आए आपकी पार्टी में, वो आपके ही पार्टी के हैं। तो उनको अगर ये समस्या है तो क्यों है? अब आप जवाब दीजिए देवेंद्र जी। सृष्टि जी बहुत अच्छा क्वेश्चन मनोज जी ने किया। हाँ। और मुझे मौका मिला, आप सिर्फ मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। बोलिए सर। इन्होंने बड़ी गहरी बात उठाई है। बीजेपी के आज 325 विधायक इस विधानसभा में बैठे हैं, जो इस देश की सबसे बड़ी जो प्रदेश की विधानसभा है, और उसमें से इन्होंने कहा कि 7 से 8 अगर कोई और बड़ा नेता या अगर कोई और विधायक हो तो ये अपनी बात रख सकते हैं। और एक चीज और इनको कह रहा हूं, ये खोल के बता सकते हैं किसी विधायक का बयान मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, अन्यथा मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इन्हीं की पार्टी के मुखिया ने, संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने ही बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की है कि अखिलेश अपने अंदर सुधार करे, नहीं तो तुम्हें जनता सुधार देगी। इस तरीके से सरकार का विरोध होता है। कई बार इनको आजम खान जी ने कहा था कि या तो सुधर जाए मुलायम परिवार या मुलायम सरकार, या अखिलेश सरकार नहीं इतिहास लिखना चाहिए, जनता सुधार देगी। बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार तय होगा। अगर मेरे नहीं हो तो सरकार में रहकर सरकार नई व्यवस्था, नया सिस्टम, नई चीजें उठा दी है। ये हवा में बात नहीं होनी चाहिए चैनल पर। गजब है, गजब है, गजब है भैया। एक मिनट मनोज जी, देवेंद्र जी, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए प्लीज। सब्जी मंडी मत बनाइए डिबेट को, एक एक करके बोलिए, अपना पक्ष रखिए। देवेंद्र जी समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी खुद संभालने दीजिए। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को कैसे संभालेंगे उनको संभालने दीजिए, वो मसला आपका नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया, क्या बीजेपी निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? अगर आप ये अपना क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा, जिन नेताओं की अवैध संपत्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, तो क्या ये बीजेपी अपने नेताओं पर, अपने सांसदों पर, अपने विधायकों पर, अपने एमएलसीज पर ये लागू करेगी? ये सवाल है, विपक्ष आपसे यही सवाल पूछ रहा है। सृष्टि जी मैं बिल्कुल बहुत आराम से आपको समझा देना और बता देना चाहता हूं स्पष्ट कि जिसकी पारदर्शिता बात रखने की है वो सरकार की, वो आप पर है, आपके पूरे प्रदेश में स्पष्ट है। हमारी सरकार चाहे वो कोई एमएलसी हो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको, वो किसी भी पार्टी का नहीं भाई। आज प्रदेश में जो एमएलसी अदर्स पार्टी के साथ चाहे हमारे का हो या विधायक हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा इस बात के। और क्रिमिनल्स के लिए इन्होंने कुछ जातियों के नाम लिए हैं गलतफहमी में। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिमिनल जिस जाति का भी इस सरकार में अपराधी था उसके खिलाफ हुई है कार्रवाई। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। अजय जी, आप कितना सहमत है इस बात से? अजय जी ठीक है, देवेंद्र जी मैं आऊंगी। मनोज जी इसके बाद आपके आऊंगी, मनोज जी इसके बाद आऊंगी आपके पास, प्लीज सुन लीजिए आप पहले। अजय जी
इनका अपना मत है, ना तो ये सरकार का मत है ना इनका अपना मत है। मैं इनसे बिल्कुल, देखिए जो बातें कर रहे हैं केवल मैंने एक चीज कही, ध्यान भटकाने का प्रस्ताव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये कोविड की बात कर रहे थे कि साहब हमारा संवेदनहीन सरकार, जब इनसे कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों 18 दिन में युद्ध जीता जाता है, हम 21 दिन में कोरोना को भगा देंगे और देश को फ्री कर देंगे। ये देश के वर्तमान, बीच में ना बोलने प्लीज, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ठीक है, जब 278 मरीज थे और मात्र 8 मौतें हुई थी कोविड-19 से, आज 36 लाख समथिंग मरीज हो गए हैं, 65,000 के करीब मौत हो गई हैं। और हमारे देश के ज्ञानवान संवेदनशील प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं और उनकी टीम बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ब्राजील में इतने मर रहे हैं, अमेरिका में इतने मर रहे हैं। अरे उस 65,000 मौत वाले घर वालों के, कोई किसी की मां, किसी का बहन, किसी का बाप, किसी का बच्चा, किसी की बेटी, कोई अफसर, कोई नेता, कोई अभिनेता, और एक सुशांत राजपूत के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान पागल हुए जा रहा है। सुशांत राजपूत, सुशांत, अरे उसकी मौत पर हमें भी दुख है, बेचारा गया, हमें भी दुख है, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल रही है देश की सरकार। क्यों नहीं निकल रही है? कि एक तो महाराष्ट्र में सरकार गिराना ये चाहते हैं और दूसरा बिहार का चुनाव ये जीतना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं ईमानदारी से कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है और भारत सरकार के संकट मोचक तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल से ये पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि आरबीआई की आड़ में पीछे क्यों छुप रहे हैं? क्या ब्याज, मॉरिटोरियम पीरियड का ब्याज और ये माफ होगा या नहीं होगा? इस पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। नंबर 2, कोविड-19 के लिए आपका निकट भविष्य में ब्लूप्रिंट क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आज उसमें, और फिर 1 तारीख दी है कि 1 तारीख को, अगली तारीख को इसको ये करिए। हम ये अनुरोध करना चाहते हैं देश की सरकार से कि सरकार ध्यान न भटकाए, जरूरी मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, कामगार, ये सब ध्यान भटकाने के लिए 27 लोगों की संपत्ति जब्त होगी। अरे भाई आप करिए, आप राइटिंग ऑन द वॉल क्यों कर रहे हैं? जिसकी संपत्ति जब्त करनी है करिए, गुंडा एक्ट लगाना लगाइए, बंद करिए। जाति धर्मों में बांटने से केवल बीजेपी को फायदा होता है और किसी को कोई फायदा नहीं होता। क्यों? कि जनता ने और सबको नकार दिया और आपको देश में और प्रदेश में स्पष्ट बहुमत दिया है। तो जब आप स्पष्ट बहुमत में है तो अब मैं फिर कहना चाहता हूँ, जैसे वो हमारे हिटलर महान कहते थे, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मन की बात वो भी रेडियो पे करते थे और हमारे ज्ञानवान साहब भी करते हैं। मित्रों, कितनी इस बार जो है वो केवल 8,000 लोगों ने लाइक किया और 1 लाख ज्यादा लोगों ने उसको डिसलाइक किया, और देश के उस युवा ने जिनको इनको बनाया था। अब मैं आपको ये आईना दिखा रहा हूँ मेरे भाई प्रमुख साहब, आप भी सुन लो, अपने बच्चे से भी पूछ लो, उनको जो मौका था वो मिल गया। आप बात करिए रोजगार की, नौकरी की, जीडीपी की, कोविड की, काले धन की, पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, सड़क की, गड्ढों की, बिजली की, पानी की, बाढ़ की, आपदा की, इनकी बात करिए। वरना भाइयों बहनों मित्रों ही करते रहना और देश को आगे बढ़ाते रहिए। आज हमारा नंबर 5वां था, अब हम पहुंच जाएंगे 50वें पर, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब आने वाला कल आएगा, अभी तो 81 करोड़ लोगों को भूखमरी के कगार पर 5 किलो अनाज पे आश्रित करा है ज्ञानवान प्रधानमंत्री साहब ने। अब अगले क्रम में 1 करोड़ 25 लाख हो जाएंगे। लिख लीजिए, अगली डिबेट पर हम साथ बैठेंगे। बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि वर्तमान हमारे योगी साहब उत्तम प्रदेश के मालिक हैं, इनसे कहिए अपराध कम करें, लोगों को रोजगार दें और कोविड की व्यवस्था संभालें, यानी हालात बहुत बुरे होते चले जाएंगे। ठीक है देवेंद्र जी। मैं सृष्टि जी, अजय जी का ध्यान इंगित करना चाहता हूँ जी। अब आप तो सारी डिबेट में बोलते ही रहे, कंटिन्यू। प्रधानमंत्री जी के लिए जो भाषा यूज कर रहे हैं, ये पप्पू और लल्लू से उनकी तुलना नहीं कर सकते। हम तो ज्ञानवान प्रधानमंत्री बना रहे हैं, है जो देश में लड़ रहा हम तो देश और ज्ञानवान की बात, इनके प्रमाण की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया देखिए देवेंद्र जी, अजय जी, आप सभी लोग प्लीज, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। देवेंद्र जी मुद्दे से भटक रहे हैं सर, मुद्दे पर रहे बेहतर रहेगा। मुद्दे पर बात करिए सर प्लीज, मुद्दे पर बात करिए। आप लोग कहां ले जाते हैं डिबेट को? मुद्दे पर बात करिए, बेहतर रहेगा। जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए सर प्लीज। जिस तरीके भटकाइए कभी कभी मजबूरी हो जाती है, भटकाइए मत मेरे भाई, मुद्दे से मत भटकाओ। आप भी सरकार की तरह कर रहे हो। टू द पॉइंट, कम ऑन द पॉइंट।
अजय जी ज्ञानवान की जो बात कर रहे हैं, तो मैंने गलत कहा है क्या? मैंने तो उपाधि दी है मेरे भाई, ज्ञानवान। मैं मूर्ख कहता तो आप कहते मूर्ख कह रहे हैं। प्लीज देखिए अजय जी, देवेंद्र जी, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं बट रहा है सर। कौन मूर्ख है कौन ज्ञानवान है, कोई सर्टिफिकेट नहीं बट रहा है। हम जिस मुद्दे पर बात करनी है वो मुद्दे पर बात करते हैं। देवेंद्र जी प्लीज सर, कोई सर्टिफिकेट नहीं बट रहा है, अब मुद्दे पर बात करिए प्लीज। मैं सृष्टि जी बता देना चाहता हूं, मैं ध्यान इंगित कर देना चाहता हूं अजय जी का, कि जिनको ये सलाह दे रहे हैं ना, वो आज दुनिया में भारत के तो नंबर 1 मुख्यमंत्री है ही है, आदरणीय योगी जी। दुनिया में उनका कौन सा नंबर है ये आपके चैनल से इनको बता दीजिए। 25 करोड़ लोगों के लिए जो काम उन्होंने कोविड-19 में किया है, जो वैश्विक बीमारी में किया है, जो वो मजदूरों के लिए किया है, जो किसानों के लिए आज भी वो कर रहे हैं, उसमें इंतजार करिए। आज दुनिया की महानतम हस्तियों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, अर्थव्यवस्था का भी हम इनको जवाब देंगे। और दुनिया की हस्तियों के पीछे ठीक है सर, रमेश जी, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि दुनिया की हालात खराब है पिछले 1 साल से, यही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है और लगातार गिरावट है। तो ये जस्टिफिकेशन कितना वैलिड है कि पूरी दुनिया में हो रहा है तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी मर रहे हैं, हम अपनी चीजों को बेहतर करेंगे या दुनिया में हो रहा है तो हम भी वैसे ही चलेंगे? देखिए पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़े की, अगर शायद इनके पास आंकड़े ना हो तो मैं बता देता हूं, 24 घंटे में हम लोगों ने पूरे विश्व को पछाड़ दिया है। मरने के आंकड़ों में 1007 के आंकड़े हैं। कल जो 15-20 दिन से, यूं कह ले 2-3 महीने से अमेरिका में प्रतिदिन जो मरने का आंकड़ा था वो 1000 से ऊपर रहता था, अब कितना आ गया? 300। तो इस अगर पूरे आंकड़ों के तुलनात्मक देखें तो हम विश्व में नंबर 1 पहुंच गए हैं। ठीक है, इस पे नहीं आएंगे, महामारी है, किसी के हाथ की बात नहीं है, ना मोदी जी के हाथ की है ना किसी के हाथ, ये बस सतर्कता हम लोग बरत सकते हैं। डिबेट जिस मुद्दे पे हो रही थी वो बात हम लोग कर रहे हैं। अब योगी साहब किस तरीके से सरकार चला रहे हैं वो सबको ही पता है, कसर कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, जो नीचे के जो नेता होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, वो उनके ज़्यादा हाथ में नहीं होते, लगाम कर सकते हैं। अब जिस समय सरकार जाने वाली थी अखिलेश की, तो 18 महीने उस समय बचे हुए थे, 18 महीने में 28 दंगे हुए। उन दंगों को देख के क्या हुआ, पूरी जनता जितनी भी थी उत्तर प्रदेश की, सारे का रुझान जो था भाजपा की तरफ आया। अंतोगत्वा क्या हुआ, सरकार में वो आते हैं फुल मेजॉरिटी के साथ में। अब 2017 में जब उनकी सरकार आती है तो उन्होंने 112 लोगों के इनकाउंटर करे। ये वो साल था जब पार्लियामेंट में भी एक मिनिस्टर ने ये सवाल उठाए थे कि सरकार इसमें जितने भी पूरे भारत में जितने भी इनकाउंटर हुए उसके 45% जो फेक इनकाउंटर थे वो यूपी में हुए। क्या ये आंकड़े कांग्रेस के पास नहीं है? क्या ये आंकड़े सपा के पास नहीं है? क्यों इन मुद्दों को लेकर आप सामने नहीं आते हो? आप तथ्यों के साथ आओ, आप आंकड़ों के साथ में आओ। बेवजह की आप बात, बिला वजह की आप जब बात करते हो ना किसी चैनल में, आपको जब करोड़ों लोग देखते हैं और सब्जी मंडी की तरह बात करते हैं, कोई आपको सुनता नहीं है, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता है। जब आप आंकड़ों के बात आ जाओगे, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, सपा के बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है शायद भाजपा के जो इस समय प्रवक्ता हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, आप लोग बिना तैयारी के जब बैठते हो ना तो यही हाल होता है। ठीक है मनोज जी। चलिए मनोज जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क लग रहा है टूट गया है। अजय जी, देखिए मैंने आपको पहले कहा कि वर्तमान में जिस चीज की जरूरत है, डिबेट के थ्रू अच्छी चीजें उठाई जाती हैं, लोग जागरूक आते हैं। लेकिन सारे आंकड़े आपको मैं बताऊं रमेश ठाकुर जी, आप तो विद्वान आदमी हैं, हम सारे आंकड़े ट्वीट करके लिख करके गवर्नर साहब को भी और उसको भी, आप कहें तो आपको भी कॉपी भिजवा देंगे। ट्वीट से नहीं चल रहा ना, वो जनता चाहती है कि आप रोड पे आओ, उनके मुद्दे उठाओ। हम रोड पे जाते हैं तो एसी के कमरों में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, ये लॉजिक नहीं बनता है। जनता ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। हर कार्यक्रम में कोविड-19 की व्यवस्थाओं को ख्याल रखते हुए आज भी हमारे हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले पर डीएम को और एसएसपी को ज्ञापन दिया गया। 2 दिन पहले जिला इकाइयों ने, शहर इकाइयों ने ज्ञापन दिया। जरूरी नहीं है कि 5000 लोग ही ज्ञापन देने जाएं तो ही दिखेंगे, 50 लोग भी वही काम करते हैं। हम एक सूची वाइज पूरे इस अगस्त के महीने की 8 से 10 सूची जो सड़कों पे हमारा प्रदर्शन, कभी महंगाई के मुद्दे पर, कभी बलात्कार के मुद्दे पर, कभी
इसके मुद्दे पर जॉब चल रहा है आजकल, ये पाठक और फलाना और ढिमाका इसके मुद्दे पर केस को मार रहे हैं, कभी सब आज भी रोका है हमारे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आप थे नहीं, प्रमोद कृष्णम साहब को शामली जा रहे थे इसी मुद्दे पर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, मुरादनगर पुलिस ने रोक के उन्हें बंद कर दिया। अजय कुमार लल्लू जी रायबरेली जा रहे थे उस मर्डर के ऊपर, तो उनको वहां रोक के उन्हें बंद करके भेज दिया। आखिर सरकार तानाशाही के मूड में है, और है तो भाई करिए, विपक्ष है, हम तो अपना काम उठाएंगे, हम महंगाई पर भी उठाएंगे, कोविड पर भी उठाएंगे, हम इस पर बिजली पर भी उठाएंगे, हम रोजगार पर भी उठाएंगे, हम उन गलत चीज़ों पे उठाएंगे। सरकार अपने एक हनक में चल रही है, सरकार नहीं मान रही। रमेश ठाकुर जी, आप सारे आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको अगर गलत फहमी है तो आप भी राय देके, हम फीस के मुद्दे पर कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ब्याज के मुद्दे पर कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने उसको कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन सरकार एक ही तरफा आरबीआई के पीछे छुप जाती है। ठीक है सर, जवाब लेंगे हम। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मनोज जी। देखिए सृष्टि जी, फिर वही बात मैं कहूंगा, तमाम सारी बातें कांग्रेस के लोगों ने कही और मैं भी कह दे रहा हूं। अपराध, किसी भी अपराधी को नापने का यही पैमाना है ना कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक केस लगे हुए हैं थानों में, कानून में कितने मुकदमे चल रहे हैं उसके अंतर्गत कोर्ट में। क्या बीजेपी के लोगों पे आपराधिक मुकदमे नहीं चल रहे हैं? सीएम और डिप्टी सीएम पे आपराधिक मुकदमे नहीं चल रहे हैं? एक डिप्टी सीएम है जिन पे कोई भी मुकदमा नहीं, उन पे हम कभी आरोप भी नहीं लगाते हैं। आप जिन पे भी कार्रवाई करनी है, अपने आप को पहले देखो, अपने लोगों को भी देखो और सब पे निष्पक्ष होकर कार्रवाई करो, कोई विरोध नहीं। और अभी भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कमलेश पाठक जी की जिस भी संपत्ति की जांच करानी है, आप निष्पक्ष होकर जांच करा लो, मेरे कहने से आप मानने वाले भी नहीं हो, एक बात। लेकिन जब हम कहते हैं डॉक्टर कफील को आपने राजद्रोह के केस में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको ठूस के रखा जेल में, तो हाईकोर्ट इलाहाबाद की पीठ ने क्या कहा उनको कि आपने कितने गलत आरोप और बिना इस उनके उस वक्तव्य को राष्ट्रद्रोह वाला कैसे बना दिया। ये हमारा वर्डिक्ट नहीं है, ये माननीय हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। आप शर्मसार हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये आपको सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं सोचते हैं तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य, और जो आरोप लग रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए कि आप हिटलर साहिब और निष्पक्ष रूप से सरकार नहीं चलाना चाहते, और हिटलर शाही आप स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए मनोज जी जवाब ले लेते हैं, देवेंद्र जी जवाब दीजिए, ज्यादा समय बचा नहीं, आखिरी कमेंट। एक बात और कह दूं, एक बार और कह दूं, बोलिए। हमारे रमेश जी ने कहा कि हम मुद्दों के साथ नहीं आते हैं। हम विधानसभा और राज्य भवन के सामने 2 दिन लगातार छात्रों के हितों के लिए फीस माफी की बात कही गई, जेट और नेट की परीक्षा के लिए बात कही गई, पूरे कार्यकर्ताओं का, नौजवानों के, उनके शरीर को लाल कर दिया गया, इतनी लाठियां मारी गई, सर फोड़ दिया गया, लोगों की स्थितियां गंभीर हालत में। रमेश जी बोलना चाहते हैं। मनोज जी मैं उन मुद्दों पे नहीं आ रहा हूं। किसी को अगर कोई असंवैधानिक रूप से धरना करता है, मनोज तो जी लहूलुहान कर दोगे। अरे मैं उन मुद्दों पे आ ही नहीं रहा हूं, वो उन मुद्दों पे आई, वो तो दिखावे के मुद्दे होते हैं। 2012 से लेके 2017 तक, इस बीच में आपकी भी सरकार रही ना, 2012 से बात हुई, आप हिस्ट्री में चले जाए। एक नहीं मैं, अरे अभी आप मानोगे मैं क्या कह रहा हूं, 2012 से लेके 2017 के बीच में आपकी सरकार थी। इस बीच में 13 करोड़, इस बीच में 13 करोड़ 23 लाख रुपए बांटा गया मुआवजा। किनको दिया गया? जिनके फेक इनकाउंटर हुए। वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा आपका नहीं है, आपके नेता का नहीं है, वो जनता का नेता है। देवेंद्र जी आखिरी कमेंट, देवेंद्र जी आखिरी कमेंट। सत्ता से सवाल देखिए सरस्वती जी, ये मनोज जी, वर्मा जी, ये दूसरे को कहते हैं कि डिबेट घुमा रहे हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं लास्ट में अपने बंधु और बहुत ही सुधरे हुए, सुचारू, दुधार, हर तरह से जुझारू तरीके से बात रखने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं लेकिन सही बात बोलते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। ठाकुर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे तो उंगली उठाई है, लेकिन साथ साथ सच्चाई से कराया। बहुत गहरी बात, छोटी सी डिबेट की पूरी का जवाब दे दिया कि वो 13 करोड़ रुपया जो इन लोगों ने हादी इश्तियाक से लेकर और मुजफ्फरनगर कांड तक सर पर टोपी रख कर इस प्रदेश का हाल किया था, आज ये क्वेश्चन उठाने की पोजीशन में नहीं है कहीं से भी और कहीं तक। और पप्पू और लल्लू की जोड़ी जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, सिर्फ प्रदेश में दंगे और अराजकता का माहौल। ठीक है, चलिए देवेंद्र जी, अजय जी आखिरी कमेंट। इस देश को बचाइए। ये 136 करोड़ लोगों में से 36 लोग ही फायदा ले रहे हैं।
बाकी सब आपको जवाब दे देंगे आने वाले भविष्य में। जिस तरह के अंदाज, जिस तरह के व्यापार, जिस तरह की नौकरी, जिस तरह के रोजगार, जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह की बीमारी से बचाव, जिस तरह से बैंकों का निजीकरण, जिस तरह से कंपनियों की सेल परचेज, जिस तरह से देश के चाइना से डरना, जिस तरह से सारे हालात चल रहे हैं, ये सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग मियाँ मिट्ठू बने रहिए। आपका आईटी सेल, आपके वीर, आपके शब्दवीर, आपके बयानवीर और आपके भक्त और अंधभक्त, इनको हम नमस्ते करते ही ना छोड़ दीजिए। हम बाकी सब लोगों के साथ हैं, इन लोगों के साथ नहीं है। जल्दी से आखिरी कमेंट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो, मैंने मुद्दों की पहले ही बात करी। सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी मुद्दों को लेके जब जनता के बीच में जाते हो, पहले जनता का रुख देखो, जनता किस तरीके से उन मुद्दों को एक्सेप्ट करती है। मुझे लग रहा आज जो विपक्ष है ना, वो वहां तक जा नहीं पा रही। रमेश ठाकुर जी, यहाँ आप काम ना करें बीजेपी। अरे फिर वही बात, मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ, फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ, फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अपराधी नेता वो निशाने पर हैं अब सरकार के, तमाम वो बाहुबली जो राजनीतिक संरक्षण अभी तक लेते रहे और अभी तक कहीं ना कहीं बैठकर मलाई खाते रहे और जनता को परेशान करते रहे, उनके खिलाफ में बड़े पैमाने की कार्रवाई शुरू है। लेकिन विपक्ष का सवाल यही है कि अगर आप ऐसी ही प्रावधान लाना चाहते हैं, आप ऐसे ही कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी अपने अंदर से भी, अपने नेताओं के अंदर भी जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर जो अवैध संपत्ति लेकर बैठे हुए हैं, क्या उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा या नहीं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।